इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। अब उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए, आलेख 1 तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को देखता है। ठीक है, यह 2 वर्षों, यह कहाँ का है, यह 2 वर्षों 1973-74 और 13-14 के उत्पादन को लिखता है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणित हैं। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितना समृद्धि हुआ है, कितना बड़ा है 40 वर्षों में। ये आप देख सकते हो 73 और 74 में कितना कितना था। यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र इतना, फिर द्वितीयक क्षेत्र उससे थोड़ा ज्यादा और तृतीयक क्षेत्र उससे भी ज्यादा। आज समझ लो 13-14 में है, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र इतना ज्यादा और द्वितीयक क्षेत्र इतना ज्यादा हो गया है और तृतीयक क्षेत्र हो गया है 55 लाख हो गया है। पहले तो यहाँ पर 5 लाख से भी कम था, लेकिन अब 55 लाख हो गया है रुपया। ये बताता है स्रोत 13-14 न्यूनतम वर्ष की जिसके तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है, और ये आंकड़ा उपलब्ध है, अभी भी मिल जाएगा आपको। यहाँ बताया जा रहा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब समझो आज के जमाने में कितने ज्यादा नौकरी पेशा लोग बढ़े हैं, कितने ज्यादा उद्योग बढ़ गया, कितना ज्यादा कृषि व्यापार बढ़ गया। कृषि तो भैया बहुत कम है, खेती बाड़ी और बढ़ाना चाहिए। आओ इन पर विचार करते हैं। हम नहीं करते हैं, हम ही करते हैं। आरेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर देते हैं। 1973-74 के सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नौकरी पेशा लोग, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, 13-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई है? मतलब 30 साल में सबसे ज्यादा किस में वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 13-14 में भारत का जीडीपी क्या है? भारत का जीडीपी कितना है? कितना में? 13-14 में। तो जीडीपी इधर तो दे नहीं रहा है, शायद इसी से है। तो जीडीपी हमारा भारत का है 55 लाख से ऊपर है, 55 लाख करोड़ जीडीपी अपना है। तो 55 लाख से ऊपर है तो करीबन 60 लाख करोड़ तो होगा ही नहीं, 60 लाख करोड़ ऊपर वाला दे रहा है। तो यहां पर आपको बता दे तो 56 या 57 लाख करोड़ इतना है जीडीपी अपना। सन 1973-74 और 13-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है? ये क्या दिखाता है तुलना हमें? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें, क्या क्या निकाल सकते हैं इससे। उत्पाद में तृतीय क्षेत्रों का बढ़ता महत्व है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, सब क्षेत्र आगे बढ़ा है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामित वर्ष 2013-14 में कितना? 13-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा है क्योंकि उसी में ज्यादा उभार आया है, वही ज्यादा आगे बढ़ा है। भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण हो गया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, जो लोग अमीर हैं वो लोग अपना काम खुद कर नहीं सकते, उसके लिए उनको आदमी चाहिए। आदमी चाहिए तो तृतीय क्षेत्र सहायता देने वाले हैं, तो सहायता देने वाले में बढ़ोतरी तो होगी ही। ऐसे ही प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्था, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक
कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। हम भी इसी में आते हैं। हम शिक्षा दे रहे हैं आपको, तो ये सर्विस है आपको, ठीक है। तो सर्विस दे रहे हैं तो हम भी तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन हम प्राथमिक क्षेत्र में भी आते हैं क्योंकि हमारा खेतीबाड़ी भी होता है। हम द्वितीय क्षेत्र में भी आते हैं, हमारा उद्योग भी है, इसलिए इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। इन सबको बुनियादी सेवा माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। हर देश में चले जाओ तो इन सारे प्रबंधन की जिम्मेदारी, चाहे आपको अस्पताल, शैक्षिक संस्था हो, डाक एवं तार सेवा, थाना, कोर्ट कचहरी, ग्रामीण प्रशासन हो, कार्यालय हो, नगर निगम हो, रक्षा हो, परिवहन हो, बैंक हो, बीमा कंपनियां हो, इन सब का भागीदारी सबसे जुड़ा हुआ जिम्मेदार सरकार ही होता है। इन सबसे कैसे सरकार को ही देख रेख करना है कि सारा सब घोटाला मत कर ले। घोटाला करेगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसे सेवाओं का विकास होता है। ऐसे में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसे सेवाओं की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जितना आगे बढ़ेगा, तृतीय क्षेत्र की जरूरतें उतनी तेजी से बढ़ेगी। फिर भी लोग नौकरी 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 कर ले भैया। पहला और दूसरा बढ़ाओ ना, नौकरी तुम दो, नौकरी क्या करते हो। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं, जैसे यहाँ पर है रेस्तरा मतलब कोई दुकान खोल देवे, बिजनेस खोल देवे, पर्यटन स्थल कोई खोल देवे, शॉपिंग मॉल खोल देवे, शॉपिंग मतलब कुछ भी सामान खरीदने के लिए, निजी अस्पताल खोल देवे, निजी विद्यालय खोल देवे, व्यवसायिक, प्रशासनिक इत्यादि की मांग जरूर कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस धुंध परिवर्तन को देख सकते हैं। जैसे में चतुर्थ, तृतीय हो गया, अब चतुर्थ में आ जाओ। विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है, जरूरी हो गई। जैसे में नया जो कंपनी खुल रही है, जैसे में आईटी सेक्टर में कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, खाना खिलाने वाला चाहिए, लंच देने वाला चाहिए, साफ सफाई करने वाला चाहिए, सब प्लम्बरिंग करने वाला चाहिए। तो सब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पर हर नया नया सिम खुल रहा है, नया नया कंपनियां खुल रही हैं, इसके लिए चाहिए आधारित कुछ नया नया महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर होते रहा है, जिसमें सर्विस देने वाले कौन, तृतीय क्षेत्र के लोग ही जाते हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में, ये जो सेवा है उसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। ये जो नया सेवा है, इसको बनाने और इसके प्रचार प्रसार में एक नया कारण के लिए चर्चा करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में सामान्य रूप से संबंधित नहीं हो रही है, सामान्य रूप से समृद्धि नहीं हो रही। मतलब हर क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का अलग अलग प्रकार है, तो हर सेवा क्षेत्र में एक तरह से सामान्य वृद्धि नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है। आईटी सेक्टर में ज्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन इधर कुकिंग डिलीवरी में बहुत कम लोग जाते हैं। इस तरह है, सोचने की बात है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित रखते हैं। अब देखो, जो सेवा क्षेत्र है, बहुत लोगों को वहां अपने नौकरी पर रखते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है, कुछ सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और वो लोग अत्यंत, मतलब उन लोगों का सीमित जगह है जहां पर वो लोग कुशल लोग, केवल डिग्री वाले लोग चाहिए, वहां पे पूरा शिक्षित लोग चाहिए, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। जैसे बैंक में आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको हिसाब किताब करना है। पढ़ा लिखा नहीं रहोगे, पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो कैसे करोगे। पड़ोसी आकर थोड़े कर देगा, क्योंकि पड़ोस वाली आकर कर देगी। आंटी की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसे सेवाओं में
लगे हुए हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट इधर बटा हुआ है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते, मतलब बहुत मुश्किल से अपना जीवन जी पाते हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है, कुछ दूसरा कारण नहीं, इसलिए उसमें लगे हुए हैं। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे, अगले खंड में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, अधिकांश लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ लगे हुए हैं। आलेख 2 इसमें आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसको बता देता हूं। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। जैसे में देखो आप ऊपर, ये द्वितीय आलेख पढ़ रहे हैं ना, इसमें तीनों क्षेत्र की बराबर यहाँ पे हिस्सेदारी है, ठीक है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षित देख सकते हैं। जो 40 साल में इधर क्षेत्र में बदलाव हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको डिटेल्स में, विस्तार से बताते हैं। ये देखो 1973 और 74 में 40% है प्राथमिक क्षेत्र, 50% हो गया द्वितीय क्षेत्र और 100% है तृतीय क्षेत्र। और आ गया आपको 13-14 में प्राथमिक कम हो गया, द्वितीय भी थोड़ा सा बढ़ गया है और तृतीय क्षेत्र भी बढ़ गया है। कम है कि नहीं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है, हम लोग खाना कम उगा रहे हैं और खाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए इतना ज्यादा केमिकल बाजार में आ रहा है कि आप केमिकल ही खाओ, मरो। इतना ज्यादा बच्चा पैदा किए हो तो मरो, मर कर फिर दवाई खाओ, फिर मरो। यही है, क्योंकि सामान कम है, आपको कहां से दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता ना। परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसे ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख 3 वर्ष 1977-78 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। ये देख लो, रोजगार के हिस्सेदारी को दिखाता है तीनों क्षेत्रों में। कहां से 1978 से लेकर 77-78 का और 17 और 18 का। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, आज भी प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे बड़ा काम करता है तो प्राथमिक क्षेत्र ही करता है। हमने भी सोचा है बाद में उसको रूप देंगे, लेकिन अभी किया नहीं जा सकता है। आलेख है रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। देखो प्राथमिक तौर पे हम लोग आगे हैं, तृतीय क्षेत्र में भी हैं और द्वितीय क्षेत्र में भी है, तीनों क्षेत्र में हैं, लेकिन इसमें और भी बढ़ोतरी करनी है कि आप लोगों को भी मदद मिल सके। यहाँ पर रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार 70% मिला और द्वितीय क्षेत्र में 80% और तृतीय में 100%। अब आ जाओ आप 17-18 में, तो अब प्रथम क्षेत्र में कम रोजगार मिला, द्वितीय में कम मिला, लेकिन तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है 31। लेकिन ये नंबर बाय नंबर 71, 11, 18 दिया हुआ है, तो सब चीज में बढ़ोतरी हो गया है, लेकिन कुछ चीज कम हो गया है। नौकरी कम हो गया है, नौकरी कंपनी में बढ़ी है लेकिन खेती में कम हो गया है। आपको बाद में सर्विस देने में बढ़ा है लेकिन खेती में कम हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा ही बदलाव क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। अब देखो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर जो मिलते हैं उसका बदलाव नहीं हुआ है, वो वैसे ही जिस तरह चलता था चलते रहा है। पैसा लो, काम करो, महीना में पैसा लो, घर जाओ, बस। यहाँ पे है कि आप काम करो, पैसा भी लो, रात भर वहीं पर सूतो, क्योंकि कोई फसल बर्बाद ना कर देवे, कोई जानवर वगैरह उसमें ना आ जाए, इसलिए। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से
ज्यादा वृद्धि हुई है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई है औद्योगिक में। परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। औद्योगिक रोजगार जो है 3 गुना वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में, परंतु रोजगार में 15 गुना से भी कम वृद्धि हुआ है, क्योंकि रोजगार में उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। इसलिए परिणामित देश में आधे से अधिक श्रमिक, कितना, आधे से अधिक मेहनत करने वाले लेबर प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक लेबर आज क्या करते हैं, श्रमिक लोग, मेहनत करने वाले लोग कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं। देखो, जो भी रोज कमाता है मिस्त्री जो गांव में रहता है, अपना खेती बाड़ी जरूर करेगा, ठीक है। आजकल बड़े बड़े पैमाने पर भी खेती बाड़ी की जा रही है। मशरूम की खेती हो रही है और भी बड़े बड़े खेती की जा रही है, जैसे में गन्ना हो गया, पोल्ट्री फार्म जैसा वह भी चल रहा है अब। तो इसके वजह से हम और भी आगे बढ़ पाएंगे। परिणामी देश में आधे से अधिक श्रमिक ये प्राथमिक क्षेत्र में तो चल ही गए हैं, काम कर ही रहे हैं, और जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। 1/6 भाग अपना योगदान देते हैं देश के जीडीपी में। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, बाकी सब में ये सब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है, छठा हिस्सा हो और बाकी सब बाकी। परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और जो तृतीयक क्षेत्र है बहुत कम रोजगार देता है। क्यों? इनके पास सारा का सारा मशीन है, इसलिए ज्यादा रोजगार देने की टेंशन ही नहीं है। और आम जनता जो खेती बाड़ी करती है, चाहे कोई बड़ा जनता भी, बड़ा पोल्ट्री फार्म वाला, तो उसने भी लेबर तो चाहिए, बहुत ज्यादा श्रमिक चाहिए, मेहनत तो करना पड़ता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर सकते हैं? मतलब अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अपने क्षमता से ज्यादा ही करना है। मशीन पर बैठ जाओगे, अगर मशीन चालू है तो आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो खाओगे क्या? कल मालिक निकाल देगा नौकरी से, जाओ लात मार के भगा देगा, उसके बाद से घर पे चने बेचो। क्या इसका अर्थ यह होता है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? हाँ, लगे हुए तो हो सकते हैं। अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं, कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी, क्योंकि लेबर ज्यादा हो जाता है, सबको कम कम पैसा देकर भगा दो, काम खत्म। ऐसा होता है भैया, खेती बाड़ी में ऐसा होता है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण देते हैं। अब लक्ष्मी के उदाहरण से आप देखो, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, मतलब 2 हेक्टेयर इनके पास भूमि है जो सिंचाई नहीं हुआ है, सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। 2 हेक्टेयर कम नहीं होता है जमीन। और ज्वार एवं अरहर, ज्वार और अरहर में तो ऐसे ही पानी लगता है, तो ज्वार और एवं अरहर जैसे फसलें उपजती हैं उस खेत में। तो ज्वार और अरहर दोनों पानी भरपूर लेता है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्षा पर काम करते हैं। मतलब 5 सदस्य जो वर्षा पर ही काम करते हैं कि भाई पानी बरसे, पानी बरसे, पानी बरसे, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहीं पर रहते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं बैठा है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। मतलब सबका अलग अलग है, सबका काम बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, सबको पूरा रोजगार नहीं मिलता है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। पूरा काम नहीं मिलता है तो अल्प बेरोजगारी हो गया, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को
छिपी हुई कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपी हुई, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। मतलब जो बेकार बैठे हुए हैं वैसे बेरोजगार से तो इनका स्थिति अच्छा ही है। खुली बेरोजगारी मतलब काम करते रहो फिर भी बेरोजगार हो जाओ, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा इसको डिटेल्स में थोड़ा सा और समझाते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है, ठीक है, भूमि का मालिक सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक सदस्य को, दो सदस्य को, ठीक है, भाड़े पर ले जाता है, अथवा लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ आर्थिक आय हो जाती है, मतलब कुछ मजदूरी करने की वजह से कुछ कमा लेते हैं। चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, 5 लोग उस पर नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा जमीन है, 5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन छोटा होता है क्या। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। 2 लोग चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा रहे हैं। 2 सदस्य किसी कारखाने में चले गए काम करने। अब एक बच गया, एक भी काम कर सकता है, थोड़ा सा लेबर रख लो, नहीं तो उन लोगों को छुट्टी में काम करवा लो। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि हो गई और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहे और पूरा भूमि पर उत्पादन चालू कर दिए, क्योंकि उसके बाद से पंपी सेट आ गया, उसके बाद से पानी पटाना बहुत आसान हो गया। भारत में लक्ष्मी के तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे, कृषि खेती बाड़ी से हटाकर उसको और रोजगार दे दे, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि हो जाती है। अगर लोग कहीं और काम करते हैं तो जो कमाई होता है, महीने का जो मेहनता मिलता है, पैसा मिलता है, उससे परिवार की आय और बढ़ जाती है, आर्थिक व्यवस्था और ठीक हो जाती है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। देखो, अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्रों में हजारों अनियत श्रमिक जो सेवा करते हैं, उन लोगों को भी पैसा पूरा नहीं मिलता है, और जो कब हटा दिए जाए वो भी ठीक नहीं होता है। जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, जो दैनिक रोजगार में हमेशा लगे रहते हैं, वे हैं प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाले जैसे रोजगार करते हैं। ये लोगों का हमेशा कोई सटीक काम नहीं होता है, ये लोग भी अल्प बेरोजगार हैं। थोड़ा देर काम होगा, कुछ दिन काम नहीं होगा, क्योंकि कुछ हमेशा कोई थोड़े काम कराता है। नया नया बिल्डिंग बनेगा तो काम मिलेगा, नहीं बनेगा नहीं मिलेगा। अन्य लोग असुविधाजनक जिसमें काम करते हैं, कुछ लोग असुविधाजनक जिसमें सुविधा नहीं होती है वही काम करते हैं। जैसे में 5 तला बिल्डिंग पर चढ़ कर प्लास्टर करना, 5 तला बिल्डिंग बनाना। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं और हमेशा रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि मालिक ले गया तो ले गया, नहीं तो बैठा रहो आटा पीसो। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्रों के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजों बेचते देखते हैं, और ऐसे लोगों को अल्प बेरोजगार जो हैं उनको देखोगे कि सड़क पर ठेला खींच कर कुछ बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, नहीं तो कोई सड़कों पर कुछ भी बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और जो सब सामने फल बेचता है, ठेला चलाता है, उसका भी कमाई कुछ कम नहीं होता है, अच्छा खासा कमा लेता है। क्योंकि उसको कम कहा जाए ये भी सही नहीं होता है। जहां वे पूरा दिन बिता देता है, पूरा दिन बेचते बेचते बिता देता है, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। और ठेला वाले को कहा जा रहा है कि पूरा दिन बीत जाता है लेकिन बहुत कम कमाते हैं, क्योंकि कम सामान पूरा मेहनत, इसलिए कम कमाते हैं। और जो लोग एक जगह रेवड़ी लगा देते हैं, मतलब ठेला चाहे गुमटी लगा दे, वहां पर अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि सब किसी को मालूम होता है कि यहाँ पर ये सामान मिलेगा, चलो 10 बजे रात को भी चलो। वे यहाँ काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है, क्योंकि उन लोगों को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बेहतर अवसर कुछ उनको नहीं मिल रहा है।
मैं बड़े बड़े मॉल में जब भी गया हूँ तो वहां पर देखते हैं कि मॉल के अंदर सब्जी में हर सब्जी, जैसे में टमाटर, खीरा, ककड़ी, हर चीज वहां पर आपको मिलेंगे। मॉल के अंदर फल भी सब मिलेगा, वहां पे जूस वाला भी सब चीज मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्राइस में अंतर होता है, महंगा होता है। हरा पालकी, ये गेंदरी, नोनी, सब वहां पर मिलता है। और बड़े मॉल में आप चल जाओ तो ग्राउंड फ्लोर पे ये सब मिल जाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, ये बेहतर यहाँ पर काम मिल जाता है। तो वहां पर भी कुछ लोग चले जाते हैं, जैसे मॉल में चले गए। मॉल में जाओगे तो बेहतर पैसा मिलेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल नाइट शिफ्ट ज्यादा होता है वहां पे। नाइट में सामान आता है, सामान को ढोना पड़ता है, लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हर काम में आप दिलो जान लगाकर करो तो सारा काम आसान हो जाता है। आगे हम आओ इन पर विचार करें, इस पर आप विचार खुद करो। हम आगे पढ़ते हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का सृजन, बढ़ोतरी कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम भाग 4 में बताते हैं। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।